की व्यवस्था राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के मैदान में की गई है। सभी लोग भोजन लेकर के प्रस्थान करेंगे। हेमाराम जी साहब की तरफ से ये विनम्र अनुरोध है, आप सभी से गुजारिश रहेगी, आप भोजन लेकर के प्रस्थान करेंगे। इसके बीच में मैं आपको बताना चाहूँ, परम सम्मानीय खेल सिंह जी साहब ने माननीय हेमाराम जी साहब अपने श्रीमुख से हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। हमारे लोकप्रिय नेता परमादरणीय सचिन पायलट जी, मेरे साथी सभी मंत्रीगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी अतिथिगण, पत्रकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे विद्यार्थी, आज इस समारोह में पायलट साहब और प्रदेश से और बाड़मेर जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। इस समारोह की शोभा बढ़ाई, हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पायलट साहब ने ठीक कहा, मेरी ताकत आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से ही मैं आज इस स्थिति में खड़ा हूँ, नहीं तो मैं कभी तक टूट जाता। इसलिए आप लोगों ने मुझे हमेशा प्यार, स्नेह, सहयोग, आशीर्वाद दिया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। आप लोगों का एहसान मैं आप लोगों के लिए मेरी चमड़ी के जूते बनाऊं तो भी उतर नहीं सकता। पायलट साहब ने जैसा कहा, मैं जिसके साथ रहता हूँ या जिसको जो बात कहता हूँ उसमें हमेशा कायम रहता हूँ। उससे चाहे मुझे नुकसान हो या फायदा, ये नहीं देखता। आजकल लोग नुकसान फायदा देख करके चलते हैं, ये सबको पता है। आज अभी इस बार ही पूर्व में भी 1980 में जब मैं विधायक बना था, तो उसमें राजनीति में लाने वाले मेरे को परशुराम जी बदले थे। तो जब नेता की बात आई राजस्थान में, तो मैं मजबूती से परशुराम जी के साथ खड़ा रहा। परशुराम जी राजस्थान के नेता नहीं बन सके, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं। कोऑपरेटिव बैंक के, मोमिनुदास बैंक के और दूसरे निगमों के पद बांटे जा रहे थे, मंत्री भी बनाए जा रहे थे, मुझे भी बुलाया गया। जिम्मेदार आदमी जिसके हाथ में उस समय ताकत थी, वो सब कुछ राजस्थान में करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको जोधपुर का, मारवाड़ का किसानों का नेता बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो ये एमएलए बन गया, यही ज्यादा मेरे लिए, इससे ज्यादा मेरे को क्या होगा, मेरे को इससे ज्यादा कुछ बनना नहीं। मुझे पता था कि मुझे कोई दूसरा पकड़ा करके और जिनका एहसान है उससे मुझे अलग करेंगे। मैं उनकी बात समझ गया था, मैंने उनको स्पष्ट मना कर दिया। शिवचंद्र माथुर मुख्यमंत्री थे, उनको हटाने की बात चली थी। उस समय मैं एमएलए था, शिवचंद्र जी ने मेरे को चैम्बर में बुला करके कहा, चैम्बर में कि हेमाराम जी आप मेरे से नाराज हो गया। मैं तो आपसे पति नाराज हूँ, किसने कहा? तो अगर आप नाराज नहीं हो तो फिर आप मेरे साथ रहो। कुछ लोग मेरे को हटाना चाहते हैं, तो
मैंने कहा मैं तो आपको हटने में नहीं हूँ, लेकिन एक बात है, परशुराम जी किसके साथ है? आपके साथ है तो हिमालय जन्मार करके आपके साथ रहे, और आपके साथ नहीं हिमालय कुछ नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। और शिवचंद्र जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन बाद में उन्होंने कभी सही आवाज करने वाला ऐसा आदमी मेहनत नहीं दिखा। और जब मैं नेता पति को छोड़ा उस समय शिवचंद्र जी माथुर और प्रद्युम्न सिंह जी आदमी बैठे, शिवचंद्र जी चले गए, दोनों मेरे घर आए कि हम बहुत खुश हैं, आप नेता पति बताने हो, बस हम इससे ज्यादा कभी खुश हैं कोई नहीं। रिश्ते को हम हमेशा कायम रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बाड़मेर की जनता ने जो असीम प्रेम और प्यार आशीर्वाद जयराम जी के परिवार को दिया है, इसको आप हमेशा कायम रखें और मुझको भी आपने आपके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी, हो सकता है आपके लोगों को बात पसंद नहीं आई हो, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह को भ्रष्टाचार खा रहा है। ईमानदारी, सादगी, राजनीतिक जीवन में स्पष्टवादिता, अच्छे आचरण वाले, अच्छे सोच वाले लोग अगर राजनीति में आएंगे, महत्वपूर्ण पदों पर बैठेंगे, चाहे नगर पालिका का हो, पंचायत समिति का हो, जिला परिषद का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, कोई भी पद हो, अच्छे लोगों का चयन आपको करना है। साफ सुथरी छवि के लोग राजनीति में आएंगे। और मुझे दोबारा कहने में कोई संकोच नहीं है, इतना लंबा समय हेमराम जी का हो गया राजनीति में, मंत्री रहे, विधायक रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, तमाम पदों पर रहे, लेकिन इनका सफेद दामन, उस पे एक भी चीटा की जगह आकर लगा नहीं। तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप लगाने वाले भी देख के आरोप लगाते हैं। विधानसभा में हमारे साथी पूर्व मंत्री गिरीश चौधरी जी, सीता जी, जोर सिंह जी, आदरणीय दीपी देवी जी, सम्मानीय वीरेंद्र मोहल्ला साहब, दीपेंद्र सिंह जी, रानी मीणा जी, रायन चौधरी जी, बुढ़ा साहब, रानी गंगा जी, उपरा मेघवाल साहब, अभिनंदन जी, नरेंद्र चौधरी जी, जयप्रकाश साहब, के मीणा जी, हरीश मीणा जी, राकेश पारिक साहब, सभी लोगों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम में राजस्थान का शायद कोई हिस्सा बचा होगा जहाँ से हेमाराम जी के परिवार को सम्मान देने के लिए हमारे साथीगण आज बाड़मेर नहीं आए। वेद सोलंकी जी, गदा गोविंदा जी, सुरेश मोदी साहब, सभी विधायकगण, रामकुमार दावड़िया जी, मुकेश भाकर साहब, इंदिरा पूजक जी, गिरिराज जी, फारिक खान साहब, महेंद्र चौधरी जी, सी देवर साहब, डॉक्टर खान जी, सनोर भानु जी, अजरत सिंह जी, विद्याधर जी, करण सिंह चार साहब, सुभाष पटेल साहब, मनीष ठाकुर जी, नरेंद्र चौधरी जी, भगवान जी, प्रियंका मेहता जी, गोबराम जी, अनिल भूमिया जी, अनिल चौधरी साहब और सभी प्रधानगण आज के इस विशाल कार्यक्रम में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस भीषण गर्मी में, तपती धूप में आप सब यहाँ पर आज इस खूबसूरत कार्यक्रम के गवाह बने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुनीता जी का, उनके पूरे परिवार का, हेमाराम जी का, कि उन्होंने आज बाड़मेर को, मारवाड़ को एक ऐसी सौगात दी है जो मैं समझता हूँ आने वाली कई पीढ़ियों तक नौजवान बच्चे बच्चियां याद रखेंगे। और एक मिसाल आपने आज कायम की है। हेमाराम जी के बारे में सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी और जितने हम सब लोग मंच पे बैठे हैं उससे ज्यादा अच्छी तरह से हेमाराम जी को आप जानते हो और हेमाराम जी के साथ राजनीति करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ।
मैंने बहुत से लोग देखे राजनीति में, पक्ष में, विपक्ष में, प्रदेश में, देश में, हर पीढ़ी के, हर किस्म के। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राजस्थान के अलावा देश में इस प्रकार का राजनेता बहुत कम पैदा हुआ है जिसने अपनी कार्यशैली से, अपने विनम्र स्वभाव से, अपनी बोली से उन लोगों का मन भी जीता जो उनके विरोध में खड़े होते थे। अपनों को साथ देना बहुत आसान है, लेकिन जो विरोधियों का मन जीत लेता है वही लोग असली मायने में राजनीति करते हैं, देश में एक आयाम कायम करते हैं। तो मैं यहाँ पर आज बहुत खुश हूँ कि स्वर्गीय वीरेंद्र जी के नाम पर जो ये हॉस्टल बना है, 80-85 कमरों का बना है, इसका लोकार्पण हमने किया, उनकी मूर्ति की स्थापना हुई है। और इस परिवार ने जो कुछ किया, मैं समझता हूँ कि एक परिवार के 2-5-10 लोग नहीं कर सकते। जब तक उस परिवार के पीछे लाखों लाख आप जैसे लोग नहीं खड़े हो, किसी परिवार की हिम्मत नहीं होती। हम सब दान पुण्य करते हैं, हम सब अपने घरों से प्यार करते हैं, लेकिन सामाजिक चेतना जगाने के लिए, इतिहास कायम करने के लिए जिस संकल्प शक्ति की जरूरत होती है वो आप लोगों की प्रेरणा से आता है। इस लोकतंत्र में जनता की ताकत को हम लोग आते हैं सिर्फ मतदान के दिन। लोकतंत्र है, बटन दबाएंगे, मशीन बोलेगी, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन लोकतंत्र में आवाम की जो ताकत है वो लगातार 5 साल तक काम करती है। और इस देश की राजनीति में भावना और जज्बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेमाराम जी ने एक नौजवान बेटा अपना खोया, मैंने कल उम्र में पिताजी को खोया, लेकिन उस चुनौती के समय में जनता का सहायता, संबल, सहयोग, प्यार और आशीर्वाद एक ऐसा भगवान की माया के माध्यम से एक ऐसा हम लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करता है कि तमाम चुनौतियों का सामना करने के लिए हम खड़े रहते हैं। अभी मन से बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, जब वीरेंद्र जी का स्वर्गवास हुआ, मैं दुख प्रकट करने आया था घर पर हेमाराम जी, और हम सब समझ सकते हैं एक बाप के लिए बच्चे को खो देना शायद दुनिया में इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, लेकिन ये ऊपर वाला ही है जो उस दुख का सामना करने के लिए इंसान को शक्ति देता है। बाकी हम इंसान क्या चीज है, हमको थोड़ी मोच आ जाए, पैर फिसलने आदमी मर जाता है, छोटी चीज में आदमी खुश हो जाता है, दुखी हो जाता है, लेकिन इतने बड़े विराट दुख का सामना करने की ताकत परमपिता परमेश्वर देता है। और वो कैसे देता है, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, लेकिन मन में जो शक्ति पैदा होती है वो भगवान जनता के माध्यम से देता है। इसीलिए मैं आप लोगों का वाल्मीकि जनता का बार-बार साधुवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथियों, अपने बड़ा हादसा होने के बाद स्वाभाविक रूप से हेमाराम जी ने कुछ समय तक सामाजिक मिलना जुलना, राजनीतिक गतिविधियां कम कर देती थी। उस वक्त हम विपक्ष में थे और हमारी पार्टी की बहुत करारी हार हुई थी 2013 के चुनाव में। 15 में, 16 में, 17 में धीरे धीरे मैंने कई बार निवेदन किया हेमाराम जी को, और उस वक्त मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष के नाते हेमाराम जी से मुझे बहुत कम है उनसे, कि मैं अध्यक्ष था, तो मैंने उनको निर्देशित किया, मैंने कहा आपको जयपुर आना पड़ेगा। तो हेमाराम जी मना तो करते नहीं फोन पे, हाँ करके रख दिया फोन। मैं जोधपुर गया घर पे, और अगले दिन मैंने जयपुर में एक मीटिंग रखी थी सभी वरिष्ठ नेताओं की, तो मैंने कहा मैं जोधपुर से कार से जा रहा हूँ, मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा आज मैं जा नहीं पाऊंगा, कुछ उन्होंने बात बताई, तो मैंने कहा कल मीटिंग आपको आना है।
क्रांति में आ जाए। 2 साल से अपने घर से निकले नहीं थे, तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ मैंने आप नहीं आने वाले। मैंने कहा मैं आपको वचन देता हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। और वो दिन है मुझे याद है जिस दिन नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का दिन था। हेमराम जी जयपुर में आए, मैंने खाना रखा था, तो नेताओं से मुलाकात करी। और उस दिन उन्होंने वो सीमा नामी, जब वो घर से बाहर निकल कर दोबारा जनता में, पार्टी में, नेताओं से, लोगों से मिलना शुरू किया और फिर बाद में उन्होंने वोट नहीं थे। लेकिन ये बात भी सच है, 18 के चुनाव में हेमराम जी मुझे कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता। मैं तो अध्यक्ष था, मैंने कहा मैं आपको निर्देशित करता हूँ चुनाव लड़ना, आप चुनाव लड़ोगे। और यही परिणाम रहा मोदी जी, बाद में जिले में एकतरफा कांग्रेस जीती। और मैं मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हेमराम जी आपके चुनाव लड़ने से, आपका नेतृत्व देने से बाद में वो ताकत को और क्योंकि हेमराम जी मेरी बात मान लेते थे, तो उसका भी कभी कोई शोषण नहीं करता। जज्बाती आदमी है, ये बात बढ़ जाती है। एक बार उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया और वापस देने को तैयार नहीं। सबने बहुत बार कहा यहाँ वहां, लेकिन तो मैंने घर बुलाकर निवेदन किया। मैंने कहा हमारी सरकार है, आप अपना से वापस लो। और मैं धन्यवाद करना, आज मन से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि और आज भी कोई पद का, सत्ता का लालच नहीं। आपने देखा बहुत साधारण जीवन इनका है और जीवन शैली ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने से इनको संबंधित कर सकता है। लेकिन आप सबके खातिर, हम सब के आगे पर उन्होंने आज हमारी सरकार के अंदर मंत्री पद संभाला हुआ और इन्होंने जो बीड़ा उठाया उसको आज अंजाम दिया। आप सब लोगों के सामने इतना बड़ा स्वर्गीय प्रिंस जी के नाम पर हॉस्टल बना है, मूर्ति यहाँ पर लगी है और जिस प्रकार से इस आधुनिक सोच के साथ इसकी स्थापना हुई है, मैं समझता हूँ बहुत लंबे अरसे तक हजारों हजार बच्चों को सही रास्ता दिखाएगा। और राजस्थान और देश में अगर आगे विकसित होना है तो 2 रास्ते हैं, किसानी, पढ़ाई और फिर कमाई। और हम सब लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अगड़ी हैं, जैसे भी हम सबको अगर किसानी करेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ लेकर स्वर्गीय पायलट साहब कहा करते थे हमेशा, जब किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा, गांव ढाणी में रहने वाला बच्चा और वो सारे बच्चे पढ़ लेकर उन तमाम कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जहां से देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक ये देश विकास नहीं कर सकते। और नवीन जी आपको जवाब दिया आज मन से मैं पूरा समर्थन आपका करता हूँ, लेकिन आज संघर्ष क्यों करना पड़ता है? आज अपने हक अधिकार को संविधान कानून में लिखा है, उसको लेने के लिए भी हमको आगे क्यों करना पड़ता है? हमको तमाम चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन तमाम कुर्सियों पर जब गरीब और किसान के बच्चे बैठ जाएंगे तो हमें कभी जिम्मेदार नहीं पड़ेगा, हमारे कामयाब हुआ करेंगे। 2%, 5%, 6%, ये सब आंकड़ों के जाल में लोगों को फंसा कर तमाम संगतियां पैदा कर जो रुकावटें पैदा होती हैं। और हम 36 कौम के सभी लोग, इसमें कोई जाति बिरादरी की बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति, जो बच्चा और बच्ची गांव में रहा पला बड़ा है, उसको मालूम है क्या चुनौतियां हैं किसानी में। कब दिक्कत बीज लेने में आती है, खाद डालने में आती है, पानी लगाने में आती है, फसल बेचने में आती है। जिसको जानकारी नहीं है कि संघर्ष से बच्चा पढ़ाई करके पैदा होने के बाद मेहनत कर पढ़ाई कर आगे बढ़ता है, जिसको उसकी कल्पना नहीं है वो समस्या का समाधान नहीं कर सकता। आज हमारे बच्चे जब पीड़ित होते हैं क्या हमको दुख नहीं होता? आज हमारे बच्चे दिल्ली में बैठे जगह नगर पर, उनके साथ में आरोप का शोषण हुआ, कितने दिनों से बैठे हैं, हमारे घर में दुख नहीं होता। आज हमारे बच्चे जो सालों मेहनत करते हैं, जिनके माँ बाप उनका पेट काटकर उनके ट्यूशन करके पढ़ाई कराते हैं, वो एग्जाम देते हैं, वो पेपर लीक हो जाता है, पेपर कैंसिल हो जाता है, उसको कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? न्याय दिलाने में इतनी पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जो यहां से निकल गए, उन कुर्सियों पर वो लोग नहीं बैठे जिनका दुख दुखे,
जिनको 10,000 की 50,000 की कीमत का पता हो। साथियों, संकल्प हमको लेना पड़ेगा भविष्य के लिए। ये बात बाड़मेर की नहीं है, इसी और की जिला हमारा, यहाँ खान भी है, खनिज भी है, तेल भी है, सब कुछ निकला। बाकी मुल्कों में जब रेगिस्तान होता है तो कहां पहुंच गए हैं? क्या कारण है कि हमारा ये जिला आगे नहीं बढ़ सकता? आधुनिक खेती हो रही है, दुबई में देखो क्या निकल गया, वहां पर भी तेल है। हेमराम जी, हरी जी मिलकर यहाँ पर, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे और सही संकल्प लेंगे, यहाँ पर रोजगार के अवसरों में अगर बाड़मेर के नौजवानों को प्राथमिकता देंगे तो क्या गलत बात है? आगे हमारी गति से तेल निकल रहा है, खान निकल रही है, सबको बदल सकता है, सपना देखने की जरूरत है, सब कुछ तब्दील हो सकता है, कदम उठाने की जरूरत है, सब सपने साकार हो सकते हैं, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। नौजवानों का ये देश, नौजवानों का ये प्रदेश, नौजवानों की ऊर्जा, इनकी संकल्प शक्ति, इनकी ताकत, इनका देह, ये किसी के मोहताज नहीं। अवसर चाहिए, प्रतिस्पर्धा बराबर की हो। बाड़मेर में यहाँ का नौजवान लड़का लड़की दुनिया के किसी देश के लड़के लड़की के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मौका तो मिले, अवसर तो मिले, बराबरी की लाइन में तो खड़ा करके देखें और फिर देखो हमारे बच्चे कहां तक पहुंच सकते हैं। नौजवानों को मौका देने की जरूरत है, उन पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस वृंदावन धाम से मैं चाहता हूँ ऐसे नौजवान बच्चे निकल कर जाए अगले 5, 10, 20 सालों के अंदर कलेक्टर बने, एसपी बने, राजनेता बने, बड़े बड़े उद्योगपति बने, ताकि जिले का, क्षेत्र का अवसर हमारा नाम रोशन हो सके। साथियों, समय किसी ने रुकता नहीं और मुझे खुशी है बोला आपने हम सबके हाथ खड़े करवाए। और हेमराम जी ने मुझे कहा, इस नेता ने भाषण दे दिया, स्वागत भाषण, आप लोग बोल दो, मैं आज भाषण दे नहीं पाऊंगा। और उन्होंने कहा मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। मैंने कहा हेमराम जी, इस सब लोग यहाँ पर आज आपकी दो लाइन सुनने के लिए आए हैं। तो मेरे बाद मैंने भी निवेदन किया है, आपको बोलेंगे, राम राम करेंगे, आपका सेवा करेंगे, क्योंकि हेमराम जी संकोच करने वाले व्यक्ति हैं, थोड़ा बहुत उनको होगा। ये महासीढ़ी है जिसमें वीरेंद्र जी की दिव्य गाथा का वर्णन गायक रमेश सारण की आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में निवेदन करना चाहूंगा, सभी के हेमराम चौधरी, हेमराम चौधरी। हाँ, हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। लोग बड़े यश लेते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं कि सरकार हमने बनाई, तो ये सरकार जो हमने बनाई, इस सरकार के सामने हम लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष किस कारण करना पड़ता है? नौजवान साथियों, किसान भाइयों, अगर ये चीज आप समझ दोगे तो हमारे को आने वाले पीढ़ियों के अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत मिलना है सुनीता जी और तेज सिंह जी जैसे, जो हेमराम जी की सोच परिवार के अंदर आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ लगाया है। वरना आज के जमाने में आज की पीढ़ी सिर्फ अपने हक के लिए सोचती है और अपने परिवार के लिए सोचती है। मेरे इस अवसर पर आप तमाम लोगों से ये निवेदन है, जागृत हो, शिक्षित हो, संगठित हो, हक के लिए संघर्ष करो। आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं हो, आने वाले वक्त के अंदर व्यवस्थाओं के अंदर नेतृत्व हम लोग किस प्रकार से कर सके। हमारे आदर्श रामलाल जी डोकिया, हमारे आदर्श गंगाराम जी, हमारा आदर्श हेमराम जी ने जो संघर्ष किया, जो इन लोगों ने पीड़ा के बावजूद भी इन लोगों ने हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया है। उस मार्ग पर बढ़ते हुए हम लोग आगे कैसे बढ़े, आगे बढ़ने के लिए आप सब लोगों को शुभकामनाएं। और तय दिन से मैं सचिन भाई के लिए आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाल, आप भी नहीं, जिस दिन हेमराम जी चौधरी साहब को सबसे ज्यादा जरूरत थी, हम परिवार के लोगों के पास जाकर
चंद्रमौली हिमाराम चौधरी साहब को व्यक्तिगत तौर पर संबल बनाने के लिए आते थे, उसमें आप उस वक्त जब आप आते थे, वो ऋण हमारे लिए सबसे बड़ा है। आपका पद, आपकी राजनीतिक ताकत से जो आप लोगों ने दिया है, उससे बड़ा जिस वक्त हम लोगों को इस चीज की जरूरत थी, आप सचिन पायलट जाकर आप हमारे परिवार के साथ खड़े रहे। तय दिल से आज मैं स्वाभाविक तौर के ऊपर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। निर्माण नहीं किया, अगर कहीं किया हो तो वो मेरी नजर के अंदर नहीं। इस भवन के माध्यम से बाड़मेर जिले और उसके आसपास के 36 कौम की जरूरतमंद छात्र योग्य बनेंगे और सक्षम बनेंगे, अध्ययन करेंगे, संस्कार प्राप्त करेंगे, योग्य बनकर आगे बढ़ेंगे। आज उस योग्यता के बावजूद भी हम लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ये संघर्ष उसी तरह का है जब हम लोगों को खातेदारी का अधिकार मिला था, तो उस वक्त भी व्यवस्था के अंदर बहुमत उस खातेदारी का अधिकार के सामने खड़ा। पर कुछ चंद लोग जिनकी सोच उस खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम लोगों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान कर रहे थे, उनके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े। वो अलग बात है, उस खातेदारी के अधिकार के माध्यम से हम आगे बढ़े। वो कृषि क्षेत्र आज उसी देश के अंदर उस सोच का विरोध कर रहे थे, वो सफल हुए और हम लोग आज संघर्ष कर रहे हैं। इस कृषि क्षेत्र को आज जो कमजोर और लगभग खत्म कर दिया गया। इसके झालावाड़ के एक शिक्षक सागर साहब ने पिछले दिनों में गंगा करी लक्ष्मण जी ढेरों ने मुझे बताया, जो बाजरी हम लोग बोते हैं वो 42 रुपए के अंदर हम लोगों को घर में पड़ती है। और वो बाजरी आज बाजार में जब हम लोग बेचने जाते हैं तो उसके क्या भाव मिलते हैं। जिस तरह से ये कृषि क्षेत्र खत्म किया गया, उसी तरह से आज ये प्रयास किया जा रहा है। किसान के गांव से योग्य बच्चे जो किसान बोर्डिंग और वीरेंद्र धाम से योग्यता के माध्यम से इस देश के अंदर इस व्यवस्थाओं के अंदर हिस्सेदार और भागीदार बने, उनको कैसे रोका जाए। उसी सोच के कारण चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हुई, वही सोच, वही वर्ग, वही लोग मजबूती से आज जातिगत जनगणना को रोक रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं और आज हमको वो संघर्ष करना पड़ रहा। आज 21% के या 27% जो आरक्षण है वो हमारा हक है, कोई हम लोग ठीक नहीं मांग रहे हैं, पर उसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ रहा। आज 21% जो आरक्षण है, जब भर्ती होती है तो आरक्षण के अंदर हम लोगों को सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय वीरेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। आज वीरेंद्र जी के मूर्ति का अनावरण वीरेंद्र धाम शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट साहब, हमारे परिवार के मुखिया हिमाराम जी चौधरी साहब, सम्मानित साधु संत और लाखों की तादाद में आए हुए बाड़मेर और बाड़मेर के अड़ोस पड़ोस के क्षेत्र से एक लैपटॉप से किसान भाई और नौजवान साथियों, बाड़मेर जिले के अंदर विषम परिस्थितियों में जब हम लोग सभी मजदूरी करा करते थे, मजदूरी भी उन झोलों के ऊपर, जमीन पर 4-4 साल तक बारिश की कई बार नहीं पड़ती। उस जमीन पर हम लोग मजदूर और मजदूर से हम लोगों को सरकार के एक फैसले खातेदारी के अधिकार में किसान बनाया। 1974 में खातेदारी का अधिकार है। वहां से हमारा सफर शुरू हुआ। बाड़मेर जिले के अंदर चौधरी रामदास जी ने दो लैपटॉप लगा दो। किसान बोर्डिंग के रूप में हम लोगों के लिए एक दुनिया का सबसे बेहतरीन मंदिर दिया, जिसके माध्यम से मेरे जैसे हजारों किसान परिवार के लोग आगे बढ़ने के लिए उस मंदिर के माध्यम से हम लोगों के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा, मदद और वो माध्यम रहा। इस अवसर में मैं स्वर्गीय रामदास जी को भी बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ।
आज उनके कारण ही हम इस स्टेज पर खड़े हैं और आप सब लोग इस प्रकार मैं सबसे पहले स्वर्गीय मुल्ला रामजी धतरवाल साहब को, चौधरी साहब को अगर याद नहीं करूं तो शायद मैं ये समारोह होगा। मुल्ला रामजी धतरवाल साहब हिमाराम जी के पिताजी थे, इस क्षेत्र के बाइतू क्षेत्र के बड़े चौधरी थे और उस वक्त भी सामाजिक कार्यों के अंदर, समाज सुधार के अंदर अग्रणी थे। बीगी देवी जी हिमाराम जी की पत्नी डॉक्टर सरोज, सुनीता जी, तेज सिंह जी, तमाम परिवार को आज मैं मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद देने के लिए। साधुवाद भी शब्द कम पड़ा। आप जिस सोच से, जिस मकसद से आपने ये काम शुरू किया, लाखों की तादाद में आप सब लोग यहाँ पधारे हो, उसी सोच और उस प्रयास को बल देने के लिए आप पधारो, इसके लिए आप तमाम लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। जहां तक मेरी बहुत शुक्रिया हम सभी की ओर से चाहती हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को आदरणीय हेमाराम जी साहब ने यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप जो देख रहे हैं ये बहुत बड़ा हुजूम, ये आदरणीय लोकप्रिय हमारे सचिन पायलट साहब की लोकप्रियता और आदरणीय हेमाराम जी साहब की लोकप्रियता को बयान कर रहा है। सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितना भी ये लोग गांव से, दूर दराज की झाड़ियों से पधारे हैं, ये आपकी एक आवाज को सुनने के लिए अपने मन से यहाँ पर पधारे हैं। सबसे पहले मैं हम सभी की ओर से इस बड़े हुजूम का इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मैं हम सभी की ओर से बहन सुनीता का धन्यवाद करती हूँ। आपने एक मिसाल कायम की है सभी बहनों के लिए। अपने भाइयों को हम किस तरीके से इज्जत दे सकते हैं, किस तरीके से हम उनकी यादों को ताज़ा कर सकते हैं, वो आपने एक मिसाल कायम की है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगी, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहूंगी। आप सभी के सहयोग से मुझे आदरणीय सचिन पायलट साहब के साथ में काम करने का अवसर मिला। उनके माध्यम से मुझे संगठन में पदाधिकारी होने का अवसर मिला। और मैं एक छोटा सा वाक्य आपके सामने बताना चाहूंगी। जब हम संगठन में पदाधिकारी हुआ करते थे तो आदरणीय सचिन पायलट साहब यही भरी गर्मी में, लू में, तपती गर्मी में हम लोगों को कहा करते थे कि मैं 18 घंटे काम करूंगा तो मेरी टीम जो है वो 15 घंटे काम करेगी। और हमने ये करके दिखाया। लगातार हम लोगों ने मेहनत की और उसी की बदौलत ये सरकार बनी। आप सबका सहयोग मिला और हम लोगों को यहाँ पर सरकार बनाने का मौका मिला। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ज्यादा बात नहीं करूंगी, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, धन्यवाद, जय हिंद। प्रदान करने का जिससे कि हम उस महान घड़ी से हम बात करें तो मेरे इस घटना के बाद हो चुके थे। जैसा उनका स्वभाव भी है, पहले से भी रहा है, पर उस तरह इस बात आगे किसी की नहीं चलती है। पर कुछ लोग हमारी जिंदगी में आए और उन्होंने हमें पिताजी को संबल प्रदान किया। इसमें मैं अपनी दिल की गहराइयों से जिसका हम ऋण नहीं चुका सकते हैं, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने मेरे भाई के बाद 2-3 महीने बाद मेरे पिताजी ने जोधपुर आवास आए और उन्होंने दिया कि आपको मेरे साथ क्षेत्र में चलना ही पड़ेगा। पर मैं काफी दौरे में गए तो उन्होंने जिंदगी बोली कि मैं तभी उस क्षेत्र में जाऊंगा तब आप साथ चलेंगे। इसी बात में अपने राजधानी वरिष्ठ नेताओं की मन करेंगे उन्होंने पुनः चुनाव लड़ने के लिए। इसी तरह मंत्री मदन कौर जी, पूर्व मंत्री जी चौधरी, पूर्व प्रधान लक्ष्मण जी देवी, प्रधान रशीदा बानो, प्रधान सिमंथा राम जी का भी मैं तहे दिल से मेरे
नेताजी को उस करने के लिए अभिमंत्रण दिया। इसके अलावा कैलाश जी बैलीवा जी और अनेक लोगों तथा विशेष जनता को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि जनता हमारे हर किसी परिस्थिति में उन्होंने हमारा साथ दिया, कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। इसी के कारण आज हम इस मुकाम पे पहुंच पाए। वीरेंद्र का नाम अमर करने के लिए वीरेंद्र नगर को ग्राम पंचायत बनाने के तौर पर वीरेंद्र नगर जनता का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिसके कारण आज हमारे वीरेंद्र का नाम रोशन हुआ। राणा भवानी सिंह जोड़ा के पद्माराम जी हमारे चौटन के विधायक, मुकेश जी हमारे साहब प्रमुख साहब राकेश जी MLA साहब एवं सभी साधु संतों में उपस्थित गणमान्य नागरिकों, माताओं, बहनों एवं अपार समूह का इस अवसर पर मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करती हूँ। आपकी बात और हम शिक्षा व शिक्षार्थियों के प्रति लगाव रहा। जरूरत पर व अभाव विद्यार्थियों को समुचित शिक्षा प्राप्त हो, ये इसका ध्येय था। निरंतर के सपनों को साकार करने के लिए और उसकी यादों को चिरस्थायी बनाने के लिए की स्थापना की। इसके अंतर्गत शिक्षा के कार्य हेतु आज हम आपको समर्पित करने जा रहे हैं। जरूरत और बच्चों को प्रवेश मिलेगा। इस वीरेंद्र की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया, जो सभी वीरेंद्र की भावनाओं को मार्गदर्शित करती रहेगी। ऐसा बोले प्रेम सुना मीठा मीठा बोल, पवन सुनावे बांसुरी बांसुरी रस में घोल। देवड़ो हरखे नेह घनो के घर आया मेजबान, मोतिया मूंगा मानखारी बली बनी रेवा। मोतियों से मूंगे मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं। परम सम्मानीय सचिन पायलट साहब का बाड़मेर की धोला धरती पर हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज का मौका बहुत खास है। वीरेंद्र धाम छात्रावास के भव्याति भव्य उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री परम सम्मानीय परम आदरणीय सचिन पायलट साहब हमारे बीच में तशरीफ ला चुके हैं। हृदय की अतल गहराई से आपका मान सम्मान और बहुमान।
मेरा निवेदन रहेगा सभी युवा साथियों से जो अपने स्थान पर खड़े हो रहे हैं, आप सचिन पायलट साहब के हाथ का अभिवादन देखना चाहते हैं। विशाल जन समूह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके हाथ हिलाने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप एक बार हाथ हिलाकर सबका स्वागत स्वीकार करें। सचिन पायलट, सचिन पायलट, हेमाराम चौधरी, हेमाराम चौधरी। सभी से गुजारिश रहेगी अपने अपने स्थान पर बहुत शालीन तरीके से विराजमान। सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध रहेगा, मंच पर हमारे मोतियों से मूंगे मेहमान हमारे बीच में पधारे हैं, उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज का ये खास मौका जहां पलक पावड़े बिछाकर हम आपका स्वागत और